नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बांग्लादेशियों का शोर, सत्यापन पर जोर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई देहरादून और हरिद्वार जिले में चल रहे घुसपैठियों की पहचान के विशेष सत्यापन अभियान के तहत की गई। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि शनिवार को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एसओजी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। उनके साथ में मौजूद भारतीय महिला पूजा रानी और एक भारतीय नाबालिग बच्चे को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में निर्मल राय, शेम राय, उनकी पत्नी लिपि राय, मुनीर चंद्र राय उर्फ उज्जवल और उसका भांजा कृष्णा उर्फ संतोष भी शामिल है। इनके साथ में 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चे भी थे, जिन्हें पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। पूछताछ में यह सामने आया कि मुनीर चंद्र राय 12 साल पहले पश्चिम बंगाल के राधिकापुर बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। उसने पहले नोएडा में काम किया, फिर फरीदाबाद में एक मुस्लिम महिला पूजा रानी उर्फ रोसना से शादी की। अब दोनों की 2 बेटियां हैं। पुलिस ने मुनीर के पास से फर्जी आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, जबकि अन्य के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए हैं। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वो लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम देवभूमि के दंगल में करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। आपको बता दें, आरोपी मुनीर चंद्र राय ने पूछताछ में बताया कि वह 16 वर्ष की आयु में राधिकापुर बॉर्डर कल्याणगंज पश्चिम बंगाल से अपने मामा के घर धनकल कल्याणगंज आया था, जहां वह 2 वर्ष रुका। उसके बाद आरोपी मुनीर ने नोएडा में 2 साल तक काम किया, फिर अपने मामा के पास वापस लौट गया। मुनीर ने वर्ष 2016 में पूजा रानी से विवाह किया। पूजा रानी का ये दूसरा विवाह है, जिसके पूर्व पति शमशूर का देहांत हो चुका था। पहले पति से महिला के 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का राजस्थान में रहता है और दूसरा महिला के साथ देहरादून में रहता है। मुनीर से महिला की 2 लड़कियां हैं। साल 2016 में झज्जर राजस्थान में आरोपी मुनीर ईंट भट्टे पर काम करता था, जिसके बाद मुनीर वापस बंगाल अपने मामा के घर चला गया था। वर्ष 2023 में अलाउद्दीन को बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की और उसको लेकर हरवाला देहरादून आया। मुनीर ने हरवाला देहरादून में निर्मित कैंसर हॉस्पिटल में कार्य किया। इसके बाद मुनीर वापस चला गया। उसके बाद नूर इस्लाम ने मुनीर की बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की तथा मुनीर को लेकर देहरादून आया तथा अलग अलग जगह कार्य करता रहा। फिलहाल मुनीर क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में अपनी पत्नी पूजा रानी व अन्य बांग्लादेशी 4 व्यक्तियों के साथ मजदूरी कर रहा था। वर्तमान में मुनीर के साथ इसकी बीवी पूजा रानी उर्फ रेशमा व 2 बेटियां निवास कर रही थी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एसओजी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इस सत्यापन अभियान के दौरान इसमें 5 संदिग्ध जो है बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे और एक यहाँ पर भारतीय नागरिक भी इनके साथ जो इनके साथ निवास कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। समस्त पूछताछ में पता चला है कि ये लोग विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके जो है विभिन्न जगहों पर रहते हुए यहाँ देहरादून समय समय पर आए थे और कुछ माह पूर्व ही यहाँ पर जो है निवास करते हुए यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे। और इसके साथ ही इनके पास से जो अवैध जो यहाँ के वोटर आई कार्ड भी, ये आधार कार्ड भी मिला, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी 2 आधार कार्ड जो कहेंगे वहाँ का जो रिकॉग्निशन कार्ड है वो मिला था। इसके बाद जो इसमें समस्त पूछताछ में 2 व्यक्तियों के नाम से प्रकाश में आए, जो
कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जिनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए फेक, और साथ ही साथ अलग अलग चैनल से जगह जगह भेजा जाता है। साथ ही साथ इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं जिससे वो यहाँ पर आकर विभिन्न स्थानों पर रह सके। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जो भी जानकारी है उसको शेयर किया जाएगा। कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 7 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। आखिर ये बांग्लादेशी यहाँ घुसे कैसे यहाँ रह रहे, क्यों इसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं, जबकि हर वर्ष सत्यापन पहले से किया जाता था जिसको पुलिस और वहाँ का लोकल प्रशासन करता था। क्या वो प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था? और आज एक पकड़े गए हैं, इसका मतलब फेलियर है इंटेलिजेंस का भी और सरकार का भी। सरकार क्या कर रही थी? आँख बंद करके बैठी हुई है। और इसको भी मेरे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान से युद्ध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होगी बीजेपी की सरकार को ये बताना चाहिए आखिर घुसे कैसे और कब से यहाँ रह रहे हैं, क्यों आपने जांच पड़ताल नहीं की? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब आप जांच कर रहे हैं। अभी तक आपका प्रशासन लाइव कहाँ थी? जिनकी जिम्मेदारी की कौन रहे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरी तरीके से सरकार और तंत्र का फेल्योर है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लंबे समय से रह रहे 5 बांग्लादेशी व 1 भारतीय महिला के साथ 4 नाबालिग बच्चे भी साथ में रह रहे थे। देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में सत्यापन की कार्यवाही के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर वैध दस्तावेज मांगे गए थे, तो कोई भी बांग्लादेशी वैध दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा नहीं दिखा पाया। इस दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मुनीर चंद्र राय से पटना, बिहार व पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड बरामद हुए और कृष्णा व निर्मल राय से बांग्लादेश की आईडी बरामद हुई। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने के अपराध में और भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ही वोट बैंक के खातिर बाहरी व्यक्तियों को यहां लाकर बसाती है और फिर अतिक्रमण को लेकर राजनीति करती है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जहां पर नशा मुक्त हो, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां पर रोजगार युक्त हो और जो वह पलायन से रुकावट हो, ऐसे राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, इतनी क्या नाम उसको तानाशाही है कि वो वोट बैंक के लिए ही अभी से बांग्लादेशियों को यहाँ शरण दे रहे हैं और बाद में इन्हीं बस्तियों को उखाड़ने और बसाने के चक्कर में ये फिर अपना वोट बैंक बनाएंगे और अपनी राजनीति करेंगे। इनको उत्तराखंड के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, जिनके लिए हम इतना पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में इनको कभी सोचना नहीं है। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन की इसमें उनकी नाकामी, उनकी फेलियर इसको समझते हैं। जहां की बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर उत्तराखंड में रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात वर्तमान सत्ताधारी सरकार को है। देखिए, प्रशासन की तरफ से वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है जिसमें घर घर में चेकिंग हो रही है और जिस प्रकार से अभी 4-5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, पूरे जगहों पे जहाँ पे हमको शिकायतें मिली हैं और ऐसी सूचनाएं मिली हैं वहाँ पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं और ये विस्तृत रूप से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी अवैध तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब तक जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को देश में शरण दिलाने और रहने में सहायता की थी। इस आधार पर उसे भी षड्यंत्र और सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चों को पुलिस ने तत्काल संरक्षण में लिया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और LIU के संयुक्त टीम कर रही है। साथ ही राज्य में लगातार बाहर से आ रहे नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घर घर जाकर सत्यापन कर रही है ताकि पता लग सके कि प्रदेश में कोई बाहरी तत्व आकर इस प्रदेश का माहौल खराब ना कर सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और दीकम राठौर साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं, और हमारे साथ में कुलदीप राणा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा बंदूनी जी के साथ में कर लेंगे। प्रभा जी, लगातार जो बांग्लादेशी हैं वो फिलहाल यहाँ पर पकड़े गए हैं और देश भर में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर है। 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार अभी हमने देखा था कि जो पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद से तो लगातार ये पूरे राज्य में नहीं, मैं कहूंगी पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। और ये अभियान केवल अभी शुरू नहीं हुआ है। हमें पता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिस प्रकार से वो बार बार सेना पार से यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, तो ये जो चेकिंग अभियान है, ये जो घर घर जाकर या बॉर्डर्स के जो हमारे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर हमेशा ये अभियान चलता रहता है। तो जब भी ये कार्यवाही होती है और जब भी हमें ये पता चलता है तो ये तो पुलिस निरंतर, मैं तो ये कहूंगी, इस अभियान में लगी रहती है। लेकिन कई बार ये होता है कि इसमें जब इस वक्त का अगर हम माहौल देखें गरिमा जी, तो जिस प्रकार हमारे राज्य की अगर मैं बात करूं तो 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है। उसी वक्त हमने देखा था हमारे देश में पहलगाम ये आतंकी हमला हुआ था, तो तुरंत जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आदेश दे दिए थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध, केवल बॉर्डर एरियाज में नहीं, अगर 4 धाम यात्रा पे भी हमें कोई संदिग्ध गतिविधि किसी व्यक्ति की लगती है तो उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा और उसके सारी वेरीफाई उसको किया जाएगा। यात्रा मार्गों पे जो इवन जो दुकानें लगी हैं, कुछ भी चीज होगा तो उन सबको वेरीफाई करना ये विभाग को देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रभा जी सवाल ये भी था कि आखिर इतने लंबे वक्त से ये अवैध रूप से कैसे रह रहे थे? ठीक है, आज भारत पहलगाम या भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद जो एक्टिव हुई सुरक्षा एजेंसियां, उसमें इनका सच सामने आया, लेकिन इतने लंबे वक्त से आखिर कहाँ थी एजेंसियां? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या उस वक्त सुरक्षा जरूरी नहीं थी? बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का मैंने आपको बताया, वो अपना काम करती रहती है और निरंतर जैसे जैसे मामले उनके संज्ञान में आते रहते हैं वो तुरंत उन पे कार्यवाही भी करती है। लेकिन अभी जिस प्रकार में कांग्रेस के एक प्रवक्ता यहाँ, इससे पहले मैं देख रही थी उनकी एक बाइट आ रही थी कि वो कह रहे थे कि ये सरकार ने, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन्होंने काम नहीं किया। तो आप ये देखिए कि इस देश में जो निरंतर घुसपैठिए हमारे देश में है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में है, जो आए में है और आज वो जगह अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उस बीमारी को कैंसर का रूप देने में किसने काम किया? उस बीमारी को कांग्रेस ने कैंसर के रूप में पूरे देश में फैला दिया है। और आज उस कैंसर नामक जो बीमारी की थेरेपी है, उसके लिए कीमोथेरेपी जो कर रही है, वो कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर मैं देश की बात ना करूं, हम चलो उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले लैंड जिहाद का मामला किसने उठाया? आज जिस प्रकार धामी सरकार ने अतिक्रमण, प्रभा जी पहले तो आप मुद्दे से भटक रही हैं। प्रभा जी सुनिए, पहले तो आप मुद्दे से भटक रही हैं, और ये तरीका नहीं होता ना कि आप ये बताने लग जाएं कि सब कुछ कांग्रेस ने किया है। आप लंबे वक्त से प्रदेश में सत्ता में हैं, आपने कौन सी समस्या का संपूर्ण समाधान किया? भू कानून को लेकर आपने क्या किया है ये बताइए? मूल निवास को लेकर आपकी ओर से क्या एक्शन लिया गया? और जो ये छोटे छोटे कदम बढ़ाए जाते हैं, ये कब से बढ़ाए जा रहे हैं? आपको तो बहुत लंबा वक्त हो गया ना सत्ता में आए हुए, तो संपूर्ण समाधान इतनी दूर क्यों है? और कांग्रेस हर चीज के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है मैडम? देखिए, मैंने आपको यही बताया कि संपूर्ण समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, एक दिन इन्हीं रास्तों से निकल के यहाँ पे जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आप देखिए, लैंड जिहाद की हम बात करा, हमने ये लव जिहाद की बात करी, हमने डेमोग्राफी चेंज की बात करी। अरे आपने लव जिहाद की बात की, आपने लैंड जिहाद की बात की, वो बातें पहले नहीं चाहिए थी ना? चीजों से जुड़े हुए हैं, वो बातें पहले नहीं चाहिए थी। पहले जनता को उत्तराखंड की चाहिए था पलायन से मुक्ति, मूल निवास। देखिए गरिमा जी, सख्त भू कानून का तो हम सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले महीने सख्त भू कानून यहाँ पर आ गया है। जो मूल निवास का है उसका भी बहुत जल्दी उन्होंने कहा है समाधान निकलने वाला है। तो मेरे को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो जो वादे किए हैं वो उन सभी वादों को पूरा कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने एक कड़ा कानून अभी ये बना दिया है कि जो ये घुसपैठिए या रोहिंग्या देश में आ रहे हैं या राज्य में आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश के जो नागरिक है वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी इतने सालों से उसी पर टिकी हुई है, उनके आधार बन जाते हैं, वोटर आईडी बन जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दे दिए है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने से बड़े पद पे वो अधिकृत हो या छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति, इसमें जो हमारे देश का नागरिक हो, राज्य का नागरिक हो, तुरंत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब ये कड़ी चेतावनी इवन उन लोगों के लिए भी है जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, राज्य में रहकर राज्य के साथ गद्दारी करते हैं और फिर बाहर के लोगों को यहाँ बसाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जीरो टॉलरेंस उनकी नीति रही है, उसी प्रकार अवैध अतिक्रमण हो, अवैध रूप से यहाँ पर कोई भी मैं कहूंगी रह रहा हो, अवैध रूप से वोटर आईडी बन रही है, अवैध रूप से यहाँ पर वो आधार बना रहे हैं, तो उसके लिए अब इन्होंने सख्त कानून लेकर ही आ गए हैं। और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इनको देखते हुए, इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई को देखते हुए कोई भी यहाँ का लोकल व्यक्ति भी ऐसा काम करेगा जो उन लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश करेगा या उनका अवैध रूप से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। तो ये मैं निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम है सरकार का, और मुझे लगता है जो प्रशासन काम कर रहा है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे धीरे धीरे हम ये जो कैंसर रूपी बीमारी हमारे देश और राज्य में विपक्ष ने फैला रखी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम इनको निकाल कर ही यहाँ से दम लेंगे और उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और हम एक दिन ये देखेंगे कि मूल रूप से इसका हमने यहाँ से जड़ खत्म कर दी है, ताकि भविष्य में कोई हमारे राज्य या देश की तरफ भी आंख उठाकर ना देखे कि इस देश में कोई धर्मशाला बना के रख दी है कि जिसका जब मन चाहे वो भारत में आ जाए, राज्य में आ जाए। तो मैं कहूंगी राज्य ने तो कड़े कदम उठा लिए हैं, कई ऐसे कदम उठा लिए हैं जिसके लिए राज्य ने ही सबसे पहले पहला कदम उठाया है। तो मुझे लगता है गरिमा जी भविष्य में और देश के साथ साथ राज्य तो हमारा पहला नंबर पे इसमें भी आ जाएगा कि यहाँ पर अब बाहरी कोई अतिक्रमण नहीं होगा, बाहर से कोई नागरिक यहाँ पर आगे बसने की हिम्मत नहीं करेगा और प्रशासन इस ओर पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। टीकम राठौर साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख लेते हैं। टीकम राठौर साहब, यूकेडी ने तो शुरुआत से इस पूरे उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण के वक्त से ही यहाँ पर देखा कि किस तरीके से चीज़ें साल दर साल बढ़ती रहीं, अलग अलग दलों को मौका मिला, लेकिन संपूर्ण समाधान किसी भी चीज़ का नहीं हो सका है। मूल निवास भू कानून के लिए कितने लोगों ने कितने आंदोलन किए और कितने लोग लंबे वक्त से आज भी अपनी जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया। और अब यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं, बांग्लादेशियों पर अभी फिलहाल एक्शन हो गया जो घुसपैठिए थे, अब तक कहाँ थी सुरक्षा एजेंसियां? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? जी बोलिए सर। जिस प्रकार से इनकी भारतीय जनता पार्टी की भी पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है, राज्यों में कई राज्यों में इनकी सरकारें चल रही है, और उसके बावजूद भी रोहिंग्या हजारों की तादाद में भारत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने अपना अभी का डेटा बताया कि 80,000 लोग भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं, तो यदि भारतीय जनता पार्टी आज इस चीजों की छटनी कर रही है, इसके दस्तावेजों को छान रही है और इनके जो वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ी है, और वो मुझे लगता है वो बढ़ी भी तभी है जब ये इस प्रकार की जो ये पुलवामा वाली घटना हुई, तो इन लोगों को भी अब लगा कि वाकई में जब हम लोगों ने इनको झंझोड़ना शुरू किया कि भाई आप भी तो 10 वर्षों से सत्ता पे थे, आप लोगों ने अभी तक जांच क्यों नहीं बिठाई? तो ये आज इनको तो लग रहा है। और यदि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, यदि इसमें पहल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इनकी सराहना करेंगे कि आप बिल्कुल भारत के अंदर आप अपने राज्य में सबसे पहले इसकी शुरुआत कीजिए और नंबर एक बनिए। जो असली मुद्दे हैं देश और राष्ट्र के लिए, वो काम करने का आप काम करिए। इसके लिए सभी प्रदेशों से आपको बधाइयां मिलेगी और ये काम अनिवार्य है। जिस प्रकार से आज आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर अपने पांव फंसा चुका है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हेलो जी, जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर गरिमा जी आतंकवाद अपने पैर फंसा चुका है, तो हम कहना चाहते हैं कि हम जिस राज्य के निवासी हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप पहल करिए और एक एक व्यक्ति को छांट कर बाहर करिए। हमारे राज्य में कोई भी घुसपैठिया नहीं रहेगा और हम आपके साथ उत्तराखंड क्रांति दल पूरा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ समर्थन में खड़ा है। और मैं यही प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कीचड़ के छींटे हैं,
ये इसलिए आपकी तरफ भी आ रहे हैं जब पुलवामा जैसी घटनाएं होती है और इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी नेतृत्व खड़ा नहीं होता है। आज जो 26 जाने गई है, क्या हम उनकी जानें वापस दे सकते हैं? हमारे जो इस छोटे से युद्ध में जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, क्या उनकी हम जानें वापस दे सकते हैं? ये तमाम जो विषय हैं, ये राज सत्ता पर जो बैठी हुई सरकारें हैं, उनके कमी के कारण पनपे हैं और जिसका निस्तारण होना चाहिए। अवैध रूप से हमारे जब नागरिक अमेरिका में थे तो कैसे हथकड़ियों से लेकर यहाँ हमको छोड़ा गया था। तो ये तमाम जो विषय हैं, तो हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? ये जो यही पे आके अपने कैंप लगाते हैं, यहीं से ये आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं और हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो हम ये जो विषय है, ये बिल्कुल चिंतनीय विषय है और जो राज्य में सरकार है, हम अपने सरकार को ही कह सकते हैं, जिस राज्य के हम निवासी हैं, कि आप अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए और उत्तराखंड क्रांति दल पूरे ताकत के साथ आपको सारी जगह समर्थन देने के लिए तैयार है और आपके हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, जिसमें हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, हमारे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं, तेलुराम प्रधान जी हमारे साथ में हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब तक सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, क्यों अब बीजेपी एक्टिव हुई और ये कह रही है कि अब हमने घुसपैठियों पर एक्शन ले लिया? ये तो पहले भी जरूरी था। और क्या ये जो भू कानून मूल निवास को लेकर चर्चा छिड़ गई है, इस पर कांग्रेस ने भी क्या किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय का ये कैंसर है जिसकी कीमोथेरेपी अब हम कर रहे हैं। सर, आवाज मिल रही है क्या आपको? अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा कहना यह है कि जो इस समय देश के अंदर भारत में भी पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा उत्तराखंड राज्य सीमाओं से भी लगा हुआ है। और भारत में अगर देखा जाए कि बांग्लादेशी जो इस समय घुसपैठ कर रहे हैं, तो इस समय सुरक्षा एजेंसियां किस रूप में काम कर रही हैं, ये लोग कैसे अंदर आ जाते हैं, इनको क्या इसका मतलब सरकार लापरवाही में चल रही है, सिर्फ भाषण देने में ही व्यस्त है? सुरक्षा एजेंसी में देश की रक्षा के लिए जिन मुद्दों पे इन्होंने बातचीत की थी, सुरक्षा व्यवस्था और देश की रक्षा व्यवस्था, उस पर क्या कर रही है सरकार? ये तो हम उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल करते हैं कि ये घुसपैठिए जो आज आ रहे हैं, ये तो जो पुलिस अपना काम कर रही है वो तो कानून के हिसाब से अपने ठीक चल रही है कि उनको करना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जो है किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो हमारी जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हैं, देश की सीमा के अंदर प्रवेश कैसे कर रहे हैं? जैसे अभी पहलगाम की बातचीत मैं आपको बताऊं कि पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादी हमारे देश की सीमा में नहीं, राज्य के अंदर घुस करके हमारे जिस प्रकार देश के लोगों की निर्मम हत्या करके वापस चले गए, तो उस समय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? कहाँ पर वो पुलिस चौकियां उस समय वहाँ पर थी या कहाँ पर ये व्यवस्था की? इतना जहाँ पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मिलिट्री फोर्स के साथ साथ पूरी व्यवस्था एकदम चौकस के साथ लगाई हुई होती है पूरे देश की, फिर भी आतंकवादी अंदर एंट्री कर गए। ये भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही है और इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश को सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। इनकी सरकार में जहाँ पर बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, सैनिक भी सुरक्षित नहीं है, देश के आम वासी सुरक्षित नहीं है, लोग बाहर से एंट्री कर रहे हैं देश के अंदर। जिस प्रकार देश के अंदर ये माहौल बना हुआ है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं तो कहता हूं कि इस समय गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो नहीं संभाल पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार विजय शाह ने जो है मध्य प्रदेश के जो सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, वहां से जो है जिस प्रकार उन्होंने देश की बेटियों के लिए अपमानजनक बातें कही हैं, सोफिया कुरैशी जी के लिए, जिन्होंने देश के लिए जो काम कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ओनली भाषणों की सरकार है, ये मुद्दों से भटकी हुई है, ये देश को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है। ठीक है, देश को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और लंबे वक्त से आखिर ये घुसपैठिए प्रदेश में क्या कर रहे थे, ये सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी भी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, एक तरफ अब तक घुसपैठिए कैसे थे? 12 साल, 2 बेटियां हैं बताया जा रहा है घुसपैठियों की, और जो उनके साथ में महिला थी उसकी, ये कैसे संभव हुआ सर?
सीमांत राज्य है और वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो भी भारत से लगता हुआ है, जिसकी सीमाएं पूरी तरीके से खुली हुई हैं, और दूसरा चीन का जो काफ़ी हिस्सा जो है वो उत्तराखंड की सीमाओं से लगा हुआ है। तो घुसपैठ के लिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि एक बार वर्ष 2000 में कंधार प्लेन हाईजैक जो प्रकरण हुआ था, उसमें भी नेपाल के रास्ते कई जो हाईजैकर्स थे वो भारत में आ गए थे और उन्होंने यहाँ पे ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तो खुली सीमाओं का होना भारत में भारत की अस्मिता के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये तो हम देखते रहे हैं, और अभी भी देश की कई सीमाएं जो है, काफ़ी बड़ा वर्ग जो है वो भूस्थलीय जो क्षेत्र है वो खुला हुआ है, वहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है और आवाजाही बड़ी सुलभ सी है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से उत्तराखंड की जो स्थितियाँ रही हैं, ये राज्य उन विषयों में ज़्यादा भटक गया जिन विषयों को लेकर के राज्य का जो मौलिक चिंतन था वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, और वो उसमें हम बहुत काफ़ी हद तक इस बात को संभालने में या उस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में असफल रहे हैं, जिनमें ये जिम्मेदारी हमारी ऊपर आती है कि हम एक सीमांत राज्य हैं जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है, और जिसमें चीन जो है, चीन के साथ हमारी स्थिति कैसी है, भारत के मैत्री संबंध कैसे हैं, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये उत्तराखंड में घुसपैठियों का आना, घुसपैठी किस रास्ते से आए हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जरूर इतना जरूर है कि जो ये खुली हुई सीमाएं हैं ये कहीं ना कहीं एक मुक्त आवाजाही के लिए मार्ग जरूर प्रदान करती हैं कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ठीक, दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड की सरकारों का ये एक बड़ा असफल, मैं कहूँगा कि ये बड़ी असफलता रही है कि यहाँ की सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अक्सर राज्य की और देश की आंतरिक सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करती हुई नजर आई हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से घुसपैठिए अगर भारत में या उत्तराखंड राज्य के अंदर पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे आए हैं, कोई कह रहा है ये रोहिंग्या हैं, कोई कुछ इसका कहना है कि ये बांग्लादेशी हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने जो बात कही है वो ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत राज्य के भीतर भारत की सरकारी एजेंसियों के द्वारा अगर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, और देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो ये लोग देहरादून और हरिद्वार में पकड़े गए हैं, इनमें से एक महिला के पास 2 आधार हैं। मैं समझता हूँ जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हों, एक्टिविस्ट हों या आप स्वयं हों, क्या ये हम इतने सक्षम हैं कि हम 2 आधार कार्ड बना सकते हैं? लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर से आता है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो कितनी आसानी से आधार कार्ड बना ले रहा है, उसका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है। ठीक, तो ये बातें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि भारत के बाहर से ज़्यादा खतरा भारत के भीतर के उन दुश्मनों से ज़्यादा हैं जो भारत के अपने जो यहीं पैदा हुए, जो जयचंद यहाँ हमारे समाज में हैं, जो हमारे ही बीच में हैं। क्योंकि उसका आधार कार्ड कोई बांग्लादेश से या म्यांमार से तो बन के नहीं आया होगा ना। उत्तराखंड में अगर वो रह रही है महिला, तो उत्तराखंड में ही उसके आधार कार्ड बने होंगे। ठीक, तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से इन चीज़ों को पुख्ता करना चाहिए था। तीसरी बड़ी चीज़ क्या है कि उत्तराखंड में अक्सर ये देखा गया है कि क्योंकि इसमें कई घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड में इंटेलिजेंस का फेलियर हमें दिखाई देता है, जिसका बड़ा खामियाजा राज्य ने भुगता है। और इसमें एक बड़ी घटना अभी आपने देखी होगी कि पिछले वर्ष उत्तराखंड देहरादून में जब राष्ट्रपति का दौरा था, जब भारत की माननीय राष्ट्रपति देहरादून में आई हुई थी, उसी दौरान उसी मार्ग पे जहां राष्ट्रपति का भवन है, उसी मार्ग पे एक ज्वेलरी शॉप में अब तक की सबसे बड़ी चोरी होती है। लगभग 20 करोड़ की चोरी वो बताई जा रही थी, वो डकैती वहां पर होती है। ठीक है, और
ये पुलिस मुख्यालय और देहरादून के पुलिस कप्तान के जो राजकीय आवास है, इन दोनों से कुछ मीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच में है ये, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य में राष्ट्रपति का दौरा हो और इंटेलिजेंस की सारी एजेंसियां जब सक्रिय हों और इतनी बड़ी घटना अंजाम हो सकती है, तो आप सोचिए कि बाहर से लोग आकर के कैसे समाज की भीड़ में घुल मिल जाएंगे। इसके लिए कौन व्यवस्था देखेगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं आपको गरिमा एक और बड़ी घटना बताऊं, अभी मैं उसको अपने टैबलॉइड पे तलाश रहा था। पिछले वर्ष का एक न्यूज़ है कुमाऊं मंडल की, जिसमें आईजी कुमाऊं ने, तत्कालीन आईजी कुमाऊं ने भी उसको पुख्ता किया है कि आईजी कुमाऊं मंडल में 10,000 से ज़्यादा अवैध अप्रवासी रह रहे हैं। ये बांग्लादेशी भी हो सकते हैं और ये रोहिंग्या भी हो सकते हैं, ठीक। इस बात को आईजी कुमाऊं ने, तत्कालीन आईजी कुमाऊं ने खुद पुख्ता किया था और ये अखबारों की बड़ी खबर बनी थी, ठीक। आज कहाँ हैं वो, क्या कार्रवाई हुई, क्या इंटेलिजेंस का एक्टिविटी हुई, हमारी लोकल पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, हमारी सरकारों ने उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया, ठीक। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। अभी जो बात मैं सुन रहा था यहाँ पे, चाहे वो पुलवामा कांड को लेकर के हो या तमाम सारी चीज़ें हों, भारत के भीतर भी गद्दारों की कमी नहीं है, वरना कोई भी भारत के भीतर आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, ठीक। अगर भारत के भीतर आकर के यहाँ पे आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, तो भारत के भीतर आकर के उनको तमाम सारी चीज़ें लॉजिस्टिक मुहैया कराना, ये कोई बाहर का काम नहीं है। कहीं ना कहीं भारत के भीतर ही जो गद्दार हैं, ये उन लोगों का काम है। तो ये समाज की, हमारी और सरकारों की तो ये बड़ी जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकारों की है और सरकार ही कटघरे में खड़ी होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, और खासकर देहरादून जैसा, उत्तराखंड जैसा राज्य जो अनेक राष्ट्रीय और सुरक्षा संस्थानों से जुड़ा हुआ है। देहरादून में IMA, भारत का इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, हमारी भारत की सबसे बड़ी फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी वो देहरादून में है, सर्वे ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं जो पूरे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, नैनीताल, मसूरी, इन तमाम जगहों पर स्थापित हैं। लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी मसूरी में है। तो ये तमाम संस्थान हैं जिनकी सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आती है, बड़ी गंभीर सुरक्षा के दायरे में आती हैं। तो अगर ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकारों का और उस सिस्टम का फेलियर है जिनके पेच कसना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार इस जिम्मेदारी को समय पर सुनिश्चित कराए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से तो कम से कम। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक मलिक जी का रुख करेंगे, समाज सेवी हैं। दीपक जी, ये बिल्कुल ठीक बात कही कुलदीप जी ने कि देहरादून में ही अगर कोई प्रदेश में रह रहा है तो कम से कम प्रदेश में ही उसके आधार कार्ड बने होंगे। बहुत सारे लोग उसमें मिले रहे, कैसे आखिर ये संभव हो सका? देखिए, जहाँ तक ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, ये समस्या एक उत्तराखंड के लेवल तक नहीं है, ये एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अब इसकी अगर हम जड़ों तक जाएं तो जड़ें तो इसकी मेन जब निकलती हैं वो कांग्रेस के टाइम से निकलती हैं। बीजेपी तो खैर दूध की धुली वो भी नहीं है, वो तो आज के टाइम में लकीर पीटने वाली बात होती है। जब ध्यान बटाना होता है कि 4 आतंकवादी घुसे, हमारे नागरिकों को मार गए, वहां पर डिस्टर्ब एरिया जहां पर कि 1.5-2 लाख हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डेप्यूट रहती हैं और वहां से निकल गए, पता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा उनके ऊपर एक स्पॉट आता है। उनको नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने वैसे तो स्वीकार की है,
सर्वदलीय बैठक हुई थी, ऑर्गेनाइज की गई, लेकिन जिम्मेदारी कैसी? प्रधानमंत्री जी खुद उस बैठक से नदारद थे, जो कि विपक्ष के ऊपर तो आरोप लगाने आसान है, लेकिन विपक्ष सारा आपका साथ दे रहा है, सब साथ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस बैठक में नहीं थे। क्यों? अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी। पहले तो मैं वो बात करनी चाहूँ, चलिए वो बात छोड़िए, मुद्दा भटक जाएगा, लंबी, क्योंकि टाइम कम है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, जब ये घुसपैठ शुरू हुई उस टाइम पर असम में और बिहार में कांग्रेस की गवर्नमेंट के आगे बड़े चैलेंज होते थे। धीरे धीरे एक नेता उभरे, फखरुद्दीन अली अहमद, जो हमारे बाद में प्रेसिडेंट भी बने। ये बांग्लादेश से घुसपैठ उनके टाइम पर शुरू की गई। उनके टाइम पर इतनी भारी घुसपैठ शुरू की गई, उन्होंने कहा कि ये तो वर्क करने आ रहे हैं गरीब आदमी यहाँ पर। अरे वर्क करने अगर मैं यहाँ से जाता हूँ कहाँ पर, बॉम्बे में, तो मैं तो सोचूंगा ना कि घर वहीं बना लूं, मैं कोई दिहाड़ी मजदूर हूं, वर्क करके घर आ जाऊंगा। उस टाइम की ये बैकग्राउंड शुरू होती है। उन्होंने इतने ज्यादा घुसपैठ वर्क के नाम पर, ये बगान में काम करेंगे, ये वहां काम करेंगे, जो उन्होंने घुसपैठ कराई और उनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिवार्ड दे करके प्रेसिडेंट बनाया। उनके ऊपर खुले आरोप लगे। उन्होंने भाषणों तक में बोला, अरे जब तक अली और कुली हमारे साथ हैं तो कोई हमें हिला नहीं सकता। अली कौन? जो आते हैं बिहार से मुस्लिम, असम में घुस गए। कुली कौन? जो बांग्लादेश से वर्कर्स आए। कुली, अली और कुली हमारे साथ हैं तो क्या करेगा कोई? ये खुले आम कांग्रेस ने उस टाइम पर घुसपैठ कराई, उनको सुविधाएं दिलवाई। आज ये चीज एक मामूली घुसपैठ नहीं रह गई है, राष्ट्रीय जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुकी है। इतने भयंकर जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, इतने भयावह हैं। कांग्रेस के टाइम में जब श्री प्रकाश जायसवाल भारत के गृह मंत्री होते थे, उन्होंने खुद एडमिट किया था 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। अरे भाई 4 से 5 करोड़ पॉपुलेशन वाइज मिलाइए, कंट्री बन जाएंगे कितने सारे इसमें से। ये सब का सब कांग्रेस का। चलिए आगे हम बीजेपी की बात करते हैं। जो ये रोहिंग्या हैं, ये बर्मा से आ रहे हैं। ये समस्या शुरू हुई है बीजेपी की टाइम में और हमारे देश में घुस गए। आज कह दिया जाता है रोहिंग्या रोहिंग्या। अरे रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, ये बर्मा के हैं, मुस्लिम्स जो बर्मा से निकाले गए हैं वो, क्योंकि वहां पर ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। आज भी जो बर्मा है वो डिस्टर्ब्ड एरिया बना हुआ है, तो ये वहां पर आना भी जाना आज भी कर रहे हैं जो रोहिंग्या लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं, मतलब जिसे अपुष्ट खबरें कहेंगे, तो उसके हिसाब से 7 से 8 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है। ये तो एक तरीके से डेमोग्राफिक को चेंज करने का अटैक हो रहा है। आप एक बात बताइए, इतने सारे इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के नेटवर्क भारत में पकड़े जा रहे हैं। एक लड़की पकड़ी गई है हरियाणा से, मल्होत्रा, ठीक है, एक लड़का पकड़ा गया देवेंद्र सिंह, और भी कई नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। एक कोई धार्मिक सिख संस्थान है, उनका कोई आईटी सेल का है, वो पकड़ा जा रहा है। अरे भाई, आज तक क्या इंटेलिजेंस सर्विसेज सो रही थी या वेट कर रही थी कि कुछ धमाका हो उसके बाद हम जागें? सोच करके देखिए, उत्तराखंड में जो नदियों के किनारे बस्तियां बसी हुई हैं, जो ये रेत बजरी वाले नदियों के किनारे लेबर बैठी हुई है, जो साइट्स पर वर्क कर रहे हैं, क्या कभी पुलिस ने जाकर के इनका वेरिफिकेशन किया कि ये कौन लोग हैं जो मालदा से लेबर आ रही है? कभी सोचा? पुलिस है, इंटेलिजेंस है, उनका तो डिपार्टमेंट केवल इतना ही काम करता है, जो स्थानीय जो अभिसूचना विभाग है कि पासपोर्ट किसका बन रहा है, जाओ यार उसकी इंक्वायरी करके आते हैं। वो आगे मैं बोलूंगा नहीं क्या इंक्वायरी के मतलब होते हैं उनके। अब चलिए, जब जागे तब सवेरा, मैं तो मानता हूं, लेकिन उत्तराखंड जैसे सीमांत प्रदेश में, शांति प्रिय प्रदेश में जैसा कुलदीप जी ने भी बताया, इंटेलिजेंस की फेलियर अक्सर सामने आती रहती है। एक बिहार का बहुत बड़ा बदमाश था, यहाँ प्रेमनगर के एरिया में कहीं रह रहा था, वो पकड़ा गया आज से कई साल पहले, जो वहां से फरार था। पंजाब का एक आतंकवादी सहस्त्रधारा रोड पर रहता हुआ पकड़ा गया, वो यहाँ नहीं पकड़ा गया, उन्होंने किसी आतंकवादी को जेल से छुड़ाया। पंजाब में बहुत बड़ा गैंगस्टरों का नेटवर्क था वो, तब पता चला कि वो तो यहाँ पर देहरादून में रहता था। तो
तो इंटेलिजेंस तो जब इतने बड़े बड़ों को नहीं पकड़ पा रही है, इन बांग्लादेशियों का क्या होगा? और ये कहा जा रहा है हमने 10 बांग्लादेशी पकड़ लिए, 50 पकड़ लिए, इनको हम डिपोर्ट कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सोच रहे हैं? 10, 15, 100, 200, 1000 का मैटर नहीं है, करोड़ों में है। और बांग्लादेश को आप क्या समझ रहे हैं? तो जब शेख हसीना जी की गवर्नमेंट होती थी तब आप हिम्मत नहीं कर पाए बांग्लादेशियों को वापस भेजने की। आज की गवर्नमेंट क्या उनके लिए तोरण द्वार बना करके बैठी हुई है कि आप भेजिए, हम इनको ले लेंगे? इतना आसान इशू नहीं है। अभी पीछे बात हो रही है कि इनके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। डिटेंशन सेंटर का मतलब समझे? उनको बैठा करके फ्री में 56 भोग खिलाए जाएंगे। तो समस्या इतनी आसान नहीं है। ठीक है, पैदा की हुई है कांग्रेस की है, बिल्कुल। कांग्रेस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ठीक है तेलुराम जी, अभी बीजेपी भी कांग्रेस को ही कांग्रेस को ही दोष दे रही थी। अभी प्रभा जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के समय का कैंसर है और हम उसकी कीमोथेरेपी कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे नागरिकों को मार करके चले गए, आज आप जाग रहे हैं। क्या कर रहे थे आप लोग? और ऐसा नहीं है कि आज आप सत्ता में, आपके पास बहुत लंबा वक्त था। तेलुराम जी, आपने सुना कुछ? प्रभा जी ने जो बात कही थी वही दीपक जी कहीं ना कहीं कह रहे हैं। हालांकि सवालों के घेरे में बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जिस समय सत्ता थी और वो उस समय जितना कर सकते थे उन्होंने किया। देश में जिस समय देश में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाए, कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज जहां सत्ता का ठीक है, अभी बोलने दीजिए दीपक जी। हाँ, कांग्रेस की लोगों की देन है। कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के झंडे तले ही आकर के देश को आजादी मिली। उस समय लोगों को निकालने का काम अरे किया। सर, क्या और क्या सभी बातें आप चीजों कर रहे को हैं? ठीक करने के लिए समय लगता है। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो पिछले कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकारें क्या कर रही हैं? भारतीय जनता तेलुराम जी, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है ना कांग्रेस ने क्या किया, आप उस पर बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी क्या करी वो हम पूछ लेंगे। आज टेक्नोलॉजी के युग में भी सब कुछ भाजपा के हाथ में है। क्या बात है सर, ये बहुत शानदार तरीका है खुद पल्ला झाड़ लेने का। मुझे लगता है इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे हम। ठीक है सर, लौटेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हम जवाब देने के लिए। कुलदीप जी, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, इसके बाद कुछ नहीं करना आप कांग्रेस को, इसीलिए अब कांग्रेस भी आजाद बैठी हुई है। देखिए, अगर महात्मा गांधी की वर्ष 1947 में कही हुई बात, जब आज़ाद भारत को स्वतंत्रता की घोषणा जब की जा रही थी, तो उस समय जो महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को अब यहीं पूर्ण कर देना चाहिए, ठीक, तो हालात कुछ और अलग होते। ठीक है, और कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो राजनीतिक टिप्पणी के दायरे में आ जाएगा और ये राजनीतिक टिप्पणी करना मेरा कार्य नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक सत्य है। ठीक है, उसके बाद की जो स्थितियां रही हैं भारत में, जो बनी हैं सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हों चाहे भाजपा की रही हों, राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सत्ता के शीर्ष पर होता है तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करे। बॉर्डर की सिक्योरिटी केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। आज भी बांग्लादेश से, और क्योंकि समय समय पर हम ये बात देखते आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार के बयान केंद्र सरकार की तरफ से भी आते हैं और कुछ बयान उसी तरीके के उनके खिलाफ जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी जो बयान निकल करके आते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं राजनीतिक अलगाव की, जो राष्ट्र हित पर भी एक छत के नीचे नहीं आते हैं, एक मुद्दे पर एक राय नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक कानून था जो अप्रवासी भारतीयों को लेकर के बनाया गया था 1983 का, जिसे IMDT एक्ट कहा गया था। ये किसने और कब जाकर के कैसे इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, वो कौन सरकार थी केंद्र में जिसने IMDT एक्ट को ख़त्म किया। ठीक है, तो ये कई बड़े सवाल हैं जो आज भी उठते हैं, जिनकी प्रासंगिकता आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में कटघरे में जरूर है। ठीक है, वो कौन उपराष्ट्रपति थे
जिनके दौरान ये आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे रॉ एजेंट्स की जो लीक्स थे, जो उनके कोऑर्डिनेट्स थे वो लीक कर दिए गए, उनकी गोपनीयता भंग हो गई। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो हमारे सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर लगते रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों से इतर जो महत्वपूर्ण है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है। आज उत्तराखंड में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और अगर हम इसको लेकर के आज ही चर्चा कर रहे हैं, तो क्या जब कोई घटना घटेगी उसके बाद ही हमें जागना चाहिए? अभी ये बात निकल करके आई जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद ये निकल करके आया कि कई पाकिस्तानी जो भारत में वर्षों से रह रहे हैं, बल्कि एक मामला तो हमने ये भी देखा कि एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ने किसी पाकिस्तानी महिला से शादी भी की थी, ठीक है। एक वो मसला रहा। और एक मामला ये भी निकल करके आया कि एक युवक तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, और अगर ये मामला नहीं उठता तो शायद उसकी अगले 2-3 महीने में भारत में कहीं सरकारी नौकरी भी लग जाती किसी राज्य सरकार के अधीन, ठीक है। ऐसे अनेक मामले निकल करके आए कि पाकिस्तानी किस प्रकार से रह रहे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी कई ज़मीनें हैं जो पाकिस्तान के लोगों के द्वारा खरीदी गई हैं। ये मामले पहले भी उठते थे, आज भी उठ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि राजनीति मुद्दों को अपने हिसाब से तय करती है, और ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक पहलू होता है किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। एक घटना मेरे सामने की है, वर्ष ये लगभग 2015-16 की बात है। यहाँ देहरादून की एक बड़ी फेमस दून यूनिवर्सिटी है देहरादून में, उसके पीछे एक नदी जाती है, रिस्पना नदी का, उसके बगल में एक काफ़ी ज़मीन खाली थी। तो हम लोग जब वहाँ से एक दिन शाम को टहलते हुए निकल रहे थे, तो अब मैंने देखा कि वहाँ कुछ अवैध झोपड़ियाँ वहाँ पर बन गई हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग वहाँ, वो राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है, तो वहाँ टहले निकल जाते थे। तो मैंने जब वहाँ जाकर के लोगों से पूछताछ करी, उनसे इंक्वायरी करी, तो पता चला कि उन लोगों के पास आधार कार्ड भी थे यहाँ के बने हुए, ठीक है, और अन्य दस्तावेज भी यहाँ के उनके बने हुए थे, ठीक। और वो उनको वहाँ पर बसे हुए लगभग 10 से 15 दिन हो रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि इन 10-15 दिनों में उनके आधार कार्ड से लेकर के तमाम दस्तावेज बना लिए गए। हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो पुलिस ने उनको वहाँ से जो भी कार्रवाई की होगी, और हमें पता लगा कि अब वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन आश्चर्य यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके बाद वो गए कहाँ, ठीक। इसका फॉलोअप किसी ने नहीं लिया, ठीक। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इन लोगों को एक वोट बैंक के तौर पे देखते हैं, और जिसने इनको शरण दी, स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका वोटर होगा, वो उसके लिए लॉयल रहेगा। और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रीय सुरक्षा अक्सर कटघरे में आ जाती है। ये एक बड़ा नकारात्मक पहलू होता है। सरकारों को चाहिए कि इन विषयों पर कम से कम राजनीतिक दल एक मत हों, और राष्ट्रीय सुरक्षा के चिंतन से एक मत हो करके सरकार और प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। और एक ऐसे ही 1-2 दिन में ही नहीं, ये कार्रवाइयाँ निरंतर होती रहनी चाहिए, ये पहचान निरंतर होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर ऐसे ही निरंतर ये प्रयास रहेगा तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। और ये सिर्फ इस तनाव के बाद टीमों को एक्टिव नहीं होना चाहिए था, बल्कि पहले से अगर एक्टिव होती तो शायद ऐसी घटनाएं या इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा नहीं जा रहा होता। खैर, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चर्चा को हमें अपने यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन